आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र से रेलवे में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसका पार्ट 1 कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ढेर सारा सवाल पूछा गया है, इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहला सवाल है, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और जस्ट इसका उल्टा बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नीला रंग। प्रकाश क्या बोलता है, आकाश कैसा दिखता है? नीला। किसके कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। प्रकाश में कुल कितने रंग होता है? सूरज के प्रकाश में कुल 7 रंग होता है। इसका ट्रिक होता है बै जा नी ह पी ना ला। ब से हो जाएगा बैगनी, जा से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, ह से होता है हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल। इंग्लिश में इसे वीवी गयोर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवी गयोर। भी से हो जाएगा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो इंग्लिश में इसका ट्रिक होता है वीवी गयोर और हिंदी में इसका ट्रिक होता है वैजानी ह पीनाला। सूर्य प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? कुल 7 रंग पाए जाते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या है? यह इसका कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मिलेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष के समानांतर। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांक के द्वारा। अच्छा, ये ऑप्शन ए में लिखा है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत दिए थे और E = mc² भी आइंस्टीन ने ही दिए थे। न्यूटन को फिजिक्स का जनक कहा जाता है और न्यूटन गति के समीकरण दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के खोज भी न्यूटन किए थे। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा है फैराडे। फैराडे क्या किए थे? इन्होंने चुंबक से विद्युत का आविष्कार किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांक। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, यानी चमकदार वस्तुएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रोशनी स्वयं उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त यानी चमकदार वस्तुएं कहा जाता है, और जो रोशनी स्वयं उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त अर्थात गैर चमकदार वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारदर्शी वस्तुएं। जिसके माध्यम से हम आर पार की वस्तु देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे हो गया कांच। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ विसरण। विसरण के कारण हम लोग सुगंध या दुर्गंध में अंतर कर पाते हैं। अगला सवाल, सुगंध और दुर्गंध किससे महसूस करते हैं? विसरण के कारण। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है हमें पास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अच्छा, जो जिस कलर का हमें तब दिखाई देता है जब वह उसी रंग को परावर्तित करता है, या हम ये जो सभी कलर को अवशोषित कर लेता है वह काला दिखाई देता है, और जो सभी कलर को परावर्तित कर देता है वह सफ़ेद दिखाई देता है। अगला सवाल है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है किस साल में ओले रोमर यानी किस साल में रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1676। अगला सवाल है 9 नंबर,
कहता है ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी गैर चमकदार वस्तुएं। और जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तुएं, यानी चमकदार वस्तुएं। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारदर्शी वस्तुएं, जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और जिससे धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हो गया ये तेल से भींगा कागज, उसे क्या कहेंगे? पारभासी वस्तुएं, क्योंकि उससे हम देखेंगे तो धुंधला दिखाई देता है। और एक होता है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं के माध्यम से, अपारदर्शी वस्तु से हम लोग आर पार की वस्तु नहीं देख सकते हैं, तो वो हो गया ये हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा हो जाएगा सी में क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, जिससे हम जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अप्रदीप्त हो जाएगा, जो प्रकाश उत्पन्न करती है वह प्रदीप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है प्रिज्म क्या कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, अगर किसी कलर को हम वास्तविक कलर देखना चाहते हैं तो हमें सफ़ेद प्रकाश में देखना होगा। अगर हमें किसी का वास्तविक कलर देखना है तो या तो उसे सफ़ेद प्रकाश यानी सनलाइट में देखेंगे तो वह वास्तविक कलर दिखेगा, या उसी के कलर में देखेंगे तो वह वास्तविक कलर में दिखाई देगा। और जैसे ही हम कलर को चेंज करेंगे तो वह कलर काला हो जाएगा। जैसे अगर हम पत्ती हरा कलर के होते हैं, अगर हम पत्ती को हरा कलर में देखेंगे तो वह हरा दिखाई देगा, और सफ़ेद प्रकाश में देखेंगे तो भी वह हरा दिखाई देगा। और जैसे ही पत्ती को हम रेड कलर में देखेंगे, रेड प्रकाश से जैसे ही देखेंगे तो पत्ती कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही हम प्रकाश के कलर को चेंज करेंगे तो वास्तविक कलर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगर हम लाल कपड़ा पहन के हरा प्रकाश से देखते हैं तो वह भी काला दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम कलर चेंज किए तो वस्तु का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। प्रकाश के कलर चेंज करेंगे तो वस्तु का रंग काला हो जाएगा। अगर सेम मतलब वास्तविक कलर का हमें देखना है तो प्रकाश कैसा होना चाहिए? सफ़ेद या उसी कलर का। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? अगर हम किसी एक बोतल में आटा और पानी घोल कर रख देते हैं और बाहर से टॉर्च मारने पर वह जिग जैग लाइन बनाता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश किससे संबंधित हो जाएगा? प्रकीर्णन से संबंधित हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परावर्तन। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। ऑप्शन डी पे है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के कारण समुद्र में मछली ऊपर दिखाई देता है, पानी में सिक्का ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है, और आसमान में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी,
अगला सवाल है 15 नंबर का था किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगला सवाल है 16 नंबर का था सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। अगला सवाल है 17 नंबर का था सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिज्म। अगला सवाल है 18 नंबर का था जिस सामग्री में रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है यानी पारदर्शी कहा जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर कहता है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.3। अच्छा, इसे कैसे निकाल लेंगे, 1/5 करेंगे प्लस 1/10 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन बी, 0.3। अगला सवाल है 21 नंबर का था वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी हुई है तो दर्पण के प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर, अच्छा हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसे हम लोग इधर कॉपी में समझते हैं। यहाँ पहले एक बार देख लीजिए कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब यानी u का मान दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है f यानी फोकस दूरी का मान दिया हुआ है 30। तो हम लोग इधर समझते हैं। दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f मतलब हो गया फोकस दूरी, v मतलब हो गया प्रतिबिंब का दूरी और u का मतलब हो गया वस्तु यानी ऑब्जेक्ट से दर्पण की दूरी। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, f का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, u का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहा है v का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, f बराबर, देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, v का मान पूछा है तो आगे इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस इधर 1/u को बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/u। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो v का मान v का मान दिया हुआ है, v का मान नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है और u का मान दिया हुआ है 20 और v क्या दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 20 और फोकस दूरी दिया हुआ है 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा v का मान 1/-1/60। तो इसे जब उल्टेंगे तो v का मान यानी प्रतिबिंब का कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस इसलिए है क्योंकि अवतल दर्पण पूछा है। अवतल दर्पण हमेशा अवतल दर्पण निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60। आंसर क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस कहते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी गति कम हो जाती है। और जस्ट इसका उल्टा होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका गति बढ़ जाता है, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, गति कम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में है कि उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो पहला सही है। दूसरा में लिखा है कि उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ऑप्शन बी भी सही है। सी में कहता उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, तो यह भी सही है। और ऑप्शन डी में है कि उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी,
तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको नाइटहुड की उपाधि दिया गया था 1929 में। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीवी रमन के बारे में गलत कथन को पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियमित। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान आकार, सीधी, पार्श्व, उल्टी और आभासी। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो इसको समझते हैं कॉपी में। यह क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में P ध्रुव को दर्शाता है, C त्रिज्या को दर्शाता है और F जो है फोकस दूरी को बताता है। तो ये हो गया, ये सेंटर यानी त्रिज्या इसको कहा जाता है। इसे R से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हमें फोकस दूरी कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या की आधा हो जाएगा। त्रिज्या के आधा क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या होता है? त्रिज्या के आधा होता है। और ये फोकस दूरी पूछेगा तो त्रिज्या के आधा होता है, लेकिन फोकस दूरी यानी R त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी के 2 गुना हो जाएगा त्रिज्या, और फोकस दूरी के 2 गुना क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और फोकस दूरी होता है त्रिज्या के आधा, यानी सेंटर के आधा होता है। तो यहाँ से आप समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है C यानी सेंटर का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर यानी फोकस दूरी क्या होता है? त्रिज्या यानी सेंटर के आधा होता है। तो फोकस दूरी बराबर हो गया C/2। तो C का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो हम C का मान 30 रखेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगा -15। -15 क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है। देखिए किसका अपवर्तनांक 1.5 होता है? 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक 1/5 होता है यानी 1.5 होता है। तो कांच में प्रकाश की गति कितना होता है हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है गोलाकार दर्पण की त्रिज्या का केंद्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका आकार दर्पण का एक भाग होता है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है 2 विकिरण की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उनके तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध λ1 और λ2 होगा। तो इसे समझते हैं। क्या होगा? E1 बराबर λ1 बराबर E2 बराबर हो जाएगा λ2, लैम्डा यानी λ2 हो जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसे E1 के जगह 25 रखेंगे तो 25 λ1 हो जाएगा बराबर 50 λ2 हो जाएगा। इसे काट पीट करेंगे तो आ जाएगा, ये 25 से जाएगा 2 बार में, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा λ1 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, R बराबर क्या होता है? 2F। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, ये त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी के 2 गुना होता है। इसे हम लोग समझ चुके हैं। अगला सवाल है
34 नंबर कहता है बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला सवाल है 35 नंबर कहता है किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश घनत्व। अगला सवाल है 36 नंबर कहता है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबिंब वास्तविक होती है। अगला सवाल है, अच्छा ये क्या पूछा है, गलत पूछा है, किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में गलत पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रतिबिंब वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है, हमेशा उसका प्रतिबिंब आभासी ही होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा भी बनता है। तो बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। डी में कहता है प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गलत ही पूछा है उत्तल दर्पण के बारे में। अगला सवाल है 37 नंबर कहता है दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। अगला सवाल है 38 नंबर कहता गोलाकार दर्पण किसकी परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की सतह क्या होता है, बाहर की तरफ उभरी होती है और अंदर की तरफ धंसा होता है अवतल दर्पण। तो इसे कॉनकेव इंग्लिश में कहा जाता है और इसे कॉन्वेक्स कहा जाता है। साधारण दर्पण एक होता है साधारण दर्पण जो घर में यूज करते हैं, उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। अगला सवाल है 39 नंबर कहता है एक वस्तु को एक समतल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी और छोटी। अगला सवाल है 40 नंबर और ये लास्ट सवाल है। क्या है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में है को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4/3 एफ। तो आज तक यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आप टॉपिक बाई PYQ करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वहाँ हम लोग बायोलॉजी का PYQ कर चुके हैं और लगभग फिजिक्स का भी आधा कर चुके हैं।